हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप। और आज आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सी वादी, एक बहुत ही शानदार घाटी में मैं उत्तराखंड के आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उत्तराखंड का निवासी हूं और अपनी उत्तराखंड से मुझे बहुत प्यार है और टाइम टू टाइम मैं जगह जगह विज़िट करता रहता हूं। तो आज मुझे एक बड़ी आइडियल सिचुएशन मिली एक ख़ास चीज़ की बात करने के लिए। ये देखिए, मैं पहले आपको इस खूबसूरत घाटी के नज़ारे करवाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं डायरेक्ट अपने पीछे से शुरू करूं तो दूर दूर तक फैले हुए खूबसूरत खेत और उनकी लाइनिंग्स कितनी अच्छी लग रही हैं। घर दूर घाटी में बीच में और लॉन्ग जो है रेंज माउंटेन्स की, जिसके पीछे कोहरा उठता हुआ, और फिर पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़। इस तरीके से एक बहुत बड़ा लैंड है जो स्ट्रेच्ड है। अगर मैं वापस आता हूँ तो इससे भी बड़ा एक स्ट्रेच आपको लैंड का दिखाई पड़ता है जो दूर दूर तक फैला हुआ है और दूर तक पहाड़ की रेंज, और यहाँ से एक रास्ता गुजरता है जहाँ से होके बसें जाती हैं। तो ये पूरा आपको मैंने वादी के दर्शन कराएं। तो दोस्तों, जब मैं इसको देख रहा था खूबसूरत सी वादी को, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये घाटी एक बिल्कुल परफेक्ट घाटी है एक पोएम के बारे में बात करने के लिए। प्रीस्ट ऑफ नेचर, जैसा कि आप जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, और वो पोएम है माइकेल। तो आज मैं माइकेल की समरी और उसके पॉइंट्स बताता हूँ आपको, और घाटी के साथ साथ इस पोएम का मज़ा अपना दुगना हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि माइकेल क्या है। देखिए, माइकेल एक ऐसी खूबसूरत पोएम है जिसे वर्ड्सवर्थ की एक्सपेरिमेंटल पोएम कहा जाता है, क्योंकि लिरिकल बैलेट का पहला आपका एडिशन आ चुका था 1798 में, और वैसा जो है एक आउटकम नहीं मिल पा रहा था। तो कई लोगों की ये सलाह थी कि इसके बारे में कुछ लिखा जाए, तो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा गया। और 1800 में जब इसका दूसरा एडिशन आया तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। और ये वर्ड्सवर्थ की एक एक्सपेरिमेंटल पोएम थी, इसीलिए क्योंकि वो कुछ नया करना चाहते थे। तो बात करते हैं कि माइकेल पोएम में आखिर ऐसा क्या है। देखिए, माइकेल की मैं आपको पहले डिटेलिंग करा देता हूँ, पिन पॉइंटेड। माइकेल पोएम का एक सबटाइटल है जिसका नाम है अ पेस्टोरल पोएम। तो पूरा नाम हुआ माइकेल ए पेस्टोरल पोएम, जो 1800 वाले एडिशन में लिरिकल बैलेट्स के बिल्कुल अंत में आई थी। इट वाज एट द एंड। अब बात करते हैं कि माइकेल में ऐसा क्या थीम वर्ड्सवर्थ लाए हैं। माइकेल पूरी तरीके से एक पेस्टोरल पोएम है जिसमें ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जो अपनी एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ से, अपनों के साथ रहने की जो एक कशिश होती है उसको, और साथ में नेचर के साथ उसके संबंध को बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। तो बात करते हैं माइकेल के कुछ और पिन पॉइंटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनकी। माइकेल एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है, और आप जानते हैं अगर ब्लैंक वर्स है तो आयम्बिक पेंटामीटर अपने आप ही होगा। और इसके अलावा इसमें टोटल लाइन है 483। तो ये 483 लाइन की पोएम है। और जब हम बात करते हैं कि ये पेस्टोरल पोएम है तो हम बात करते हैं हमेशा कंट्री साइड की। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है जानने लायक, कि माइकेल में जो है ग्रीन हेड घाइल नाम की एक जगह है जहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने घूमते वक्त वहाँ के शेफर्ड से कुछ फोक लोर सुनी थी और कुछ फोक टेल सुनी थी। उसके आधार पे फिर ग्रासमेयर वैली में की बेस लेके वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखे हैं। आप जानते हैं ग्रासमेयर से वर्ड्सवर्थ का बहुत अच्छा खासा लगाव रहा है। तो मैं इस पोएम की समरी पे आता हूँ और इसमें आपको पिन पॉइंटेड चीज़ें बताता हूँ। देखिए, माइकेल पोएम जो है उसमें माइकेल जो है एक बूढ़ा आदमी है बेसिकली, जिसके बारे में पूरा है, और वो एक बहुत टफ आदमी है जो पूरी तरीके से गांव की लाइफ में पूरी तरीके से घुला रचा बसा है। और वो लोग एक ऐसी घाटी वाली एरिया के जो टॉप माउंटेन है उस पर उनका घर है, और वो एक एंसेस्ट्रल लैंड पे वहाँ पर रहते हैं। उसकी एक वाइफ है जो 20 साल उससे छोटी है, और उनका काफ़ी बड़ी उम्र में एक बेटा हुआ जिसका नाम ल्यूक है। और ल्यूक को वो बहुत प्यार से पालता पोसता है, और ल्यूक के प्रति वो अपनी बहुत ही प्रतिबद्धता दिखाता है शुरू से। ल्यूक और वो अक्सर ऐसी खेतों में या जंगलों में घूमा करते हैं और बातें करते हैं, और पिता पुत्र का ये प्यार परवान चढ़ता है ऐसी वादियों में। कभी वो नदी के किनारे बैठा करते हैं, कभी वो फ्यूचर की बातें किया करते हैं, कभी आसपास की। और इन बातों को करते करते जब उनका बेटा ल्यूक 5 साल का होता है तो माइकेल की ओर से उसे गिफ्ट दी जाती है, और वो गिफ्ट होती है जो शेफर्ड्स के हाथ में एक लकड़ी होती है, ठीक है।
शीफ स्टॉक जिसे कहते हैं, वो उसे गिफ्ट में दी जाती है। और उसके अलावा जब माइकल उनसे बातें करता है तो बताता है कि उसका एक सपना है, और वो सपना ये है कि उसकी जितनी भी भेड़ें हैं, क्योंकि वो भेड़ों का ही उनका ज़्यादा सीज़न है, और उसकी वाइफ भी भेड़ के जो है रात को बहुत देर तक काम करती है, वो दोनों बड़े मेहनती हैं, और भेड़ का जो है ऊन काटती है। उनके पास 2 चरखे भी हैं। तो वो माइकल उन्हें बताता है अपने बेटे को कि उसका एक सपना है कि उसकी भेड़ों के लिए एक शीप फोल्ड का निर्माण करा जाए, जिसमें पैसे लगेंगे, पर उसका सपना है। तो वो ये बातें करते रहते हैं, और इस तरीके से इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट में आ रहा हूँ कि ये पोइट्री जो है माइकल, इसके बेसिकली टोटल 16 स्टेंजा में डिवाइडेड है, और शुरू के 2 स्टेंजा में एक प्रिल्यूड लिखा गया है पोएम के। तो जब दूसरे उसकी बात करें तो दूसरा पार्ट 3 से 5 स्टेंजा तक जाता है, जिसमें माइकल की लाइफ को ऑब्जर्व किया गया और उसके बारे में पूरा बताया गया कि वो कितनी मेहनत करता है, किस प्यार से वो रहते हैं, और कैसी तरीके से वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और वो कैसे कैसे काम करते हैं, और वो एक स्टडी ओल्ड मैन है जो टफ़ लाइफ का आदी है। और फिर 5 से 12 तक का दूसरा पार्ट है स्टेंजा, उसमें बेसिकली इसके लड़के को कैसे वो पालता है, ल्यूक को, और ल्यूक के साथ कैसे वो रहता है, कैसे अपना प्यार उस पर न्यौछावर करता है, उसकी वाइफ और वो क्या क्या बातें करते हैं, उसके बेटे और उसके बीच होने वाली बात, नदियों चारागाहों में घूमना, ये सारी लाइफ दिखाई गई है। और इसी में आ जाता है कि उनका कैसे एंसेस्ट्रल होम जो है, जिसके बारे में कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब हम बीच वाले पार्ट में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि माइकल के साथ एक उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर उसको सता रहा है। वो डर किस चीज़ का है? वो डर यह है कि जो खून पसीने से मेहनत की गई ये ज़मीन है, जिसे हम बंजर ज़मीन थी, बेसिकली वो एक रॉकी लैंड था जिन्हें अपनी मेहनत से इन्होंने हरा भरा कर दिया है, और इस लैंड से उनका अगाध प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। और इस लैंड को बेसिकली उन्होंने अपने भतीजे की वजह से किसी से पैसे उधार देके गिरवी रख दिया था। हुआ क्या था कि उनके भतीजे को बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ था, और तो तत्काल आवश्यकता थी उसे, तो वो इनके पास आता है। माइकल बाय हार्ट बहुत काइंड मैन है, तो वो अपनी ज़मीन को किसी को गिरवी रख के पैसे उधार दे देता है, और अपनी गारंटी पे दे देता है, लेकिन उनका भतीजा कभी वापस मुड़ के नहीं देखता। तो इस तरीके से अब उसके ऊपर ये उधार है, और उसको चिंता सता रही है कि जल्दी उनसे लैंड छिन जाएगा, और इसको अपनी वाइफ से शेयर करता है। उसकी वाइफ के बारे में बता दूं, उसका नाम है इज़ाबेल, और वो बहुत ही मेहनती महिला है। रात को सारे काम करने के बाद वो सूत काटती है, वो ऊन काटती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करती है। तो रात भर वहाँ जो है एक काम हार्ड वर्क में वो लगे रहते हैं, और दिन भर भी हार्ड वर्क करते हैं। तो उनके पोइट ने बड़ी प्यार से उनके जो लाइफ है उसको पब्लिक सिंबल बनाया है। वो हमेशा रात को चिमनी के, जो उनके मकान की चिमनी, उसके कोने पे एक लालटेन टांगती है, एक लैंप टांगती है, जिससे दूर पहाड़ी पे स्थित उनका घर दूर से चमकता है, और वो एक चमकते सितारे की तरह लगता है। तो लोग जो उस गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में, तो बातें करते हैं। उनके कॉटेज का नाम उस चमकते सितारे की वजह से इवनिंग स्टार रख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो बात कर रहे थे उनकी वाइफ की, और उन दोनों में डिस्कशन होता है कि वो कहता है कि मैं ये ज़मीन कभी अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। यहाँ मेरा सपना पलता है, ये मेरी नसों में है, और यहाँ मैं एक बड़ा शीप फोल्ड बनाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जब बात होती है तो आखिर में वो निश्चय होता है कि उसकी वाइफ कहती है क्यों ना हम ल्यूक जो अब 18 साल का हो चुका है, क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, और सिटी लाइफ में लंदन में जाके वो कुछ कमा लेगा, और जब वो कमा लेगा इतना कि हम उसको लौटा सकें, तो उसके बाद वो आ जाएगा और हम फिर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। माइकल को आइडिया बुरा तो नहीं लगता, लेकिन वो ल्यूक को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता। तो माइकल आखिर में अपनी वाइफ के समझाने पे वाइफ उसको एक बहुत अच्छा जो है तर्क देती है कि कोई भी बच्चा जब जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई ख़तरा है, वो तरक्की करता है, और तरक्की की राह पे हमेशा कुछ अच्छे रास्तों को चुनता है। देखिए, तो उसकी वाइफ उसको एक तर्क देती है कि अपने पड़ोसी को देखिए। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आपको मिलता है कि उनके गांव में एक रिचर्ड बेटमैन नाम का लड़का है, जो कभी गांव से बाहर सिटी लाइफ के लिए गया, और आज वो बहुत प्रॉस्परस है और बहुत अच्छी कंडीशन में। वो कहती है रिचर्ड बेटमैन को ही ले लो, अगर उसको देखो तो क्या नहीं उसने अपनी लाइफ में अचीव किया। तो इस तरीके से वो कन्विंस कर लेती है माइकल को कि ल्यूक को शहर भेजा जाए। तो आखिर में जब ये शहर जाने वाला होता है
तो उससे पहले ल्यूक को लेके वो नदी किनारे जाता है, जहाँ उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए होते हैं और उन पत्थरों में बेसिकली उसका एम यही होता है, जब शीप होल्ड जब वो बनाएगा तो इन पत्थरों का यूज़ करेगा। तो वो एक पत्थर लेके ल्यूक के साथ वहाँ पर इस्टेब्लिश करता है और ल्यूक से कहता है कि इस शीप होल्ड को पूरा तुम देखोगे और ये हमारे प्यार की निशानी होगा, हमारी फैमिली की मेहनत की निशानी होगा। तो इस पत्थर को, जो कॉर्नर स्टोर होता है किसी भी बेस का, वो तुम अपने हाथों से रखो और आज तुम रखो और मैं वादा करता हूँ कि ये हमारे प्यार की निशानी होगा और मैं रोज़ इस पत्थर को देखकर तुम्हें याद किया करूँगा और तब तक, जब तक तुम नहीं लौटोगे, मैं इस पत्थर को छूऊंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा। तो बड़ी इमोशनल ये टर्न लेती है स्टोरी यहाँ पर और उनका बेटा ल्यूक एक पत्थर को इस्टेब्लिश करता है शीप होल्ड के लिए और इस तरह ल्यूक का जाना होता है शहर को। अब स्टोरी बहुत ही दुखद तरीके से जाती है और हम स्टेंजाज में आते हैं लास्ट के 12 के बाद जो 16 तक स्टेंजा है वो बहुत छोटे में काफ़ी बड़ा चीज़ बयान कर देते हैं। ल्यूक जब लंदन जाता है तो शुरू में वो बहुत अच्छा करता है और जिनके पास वो जाता है वो उनको ख़त के द्वारा सूचित करते रहते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये खुश होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ल्यूक को शहरी लाइफ अपनी ओर खींच लेती है। ये वही शहरी लाइफ है जहाँ बार बार वर्ड्सवर्थ ने अपनी हर तरीके की पोएम में, चाहे सॉलिटरी रीपर हो चाहे कोई सी पोएम, बार बार ये बताया है कि इस शहरी लाइफ ने कैसे उनका सुकून छीना है और हमें बार बार किस तरीके से वहीं जाने का मन होता है प्रकृति की गोद में। तो ये शहरी लाइफ अपने जो है ग्लैमर से ल्यूक को बिगाड़ देती है और ल्यूक पूरी तरह उसमें फंस जाता है। वो ड्रंकर्ड बन जाता है, वो वुमेनाइज़र बन जाता है, उसमें तरह तरह की आदतें हो जाती हैं और इस वजह से वो एक बार किसी बड़े चीज़ में, बड़ी गलती की वजह से फंस जाता है और उसे वो लंदन को छोड़ के भाग जाता है क्योंकि उसे अपने आप को बचाना होता है। तो उनके एम्प्लॉयर का ख़त आता है एक दिन कि तुम्हारा बेटा भाग गया है और उसने कुछ इतना बड़ा कर दिया है, अब वो शायद ही मुड़ के आए और वो पूरी तरह बिगड़ चुका है। तो इन दोनों पे मानो वज्रपात सा होता है। ये बूढ़ा आदमी तो इसको झेल ही नहीं पाता और बहुत दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर कवि की खास बात देखने को मिलती है, माइकल को जितना स्टर्डी और रोबस्ट पर्सनालिटी उन्होंने फिज़िकली दिखाया उतना ही दिल से भी। और तब उसको फिर से ये होता है माइकल को कि नहीं, मैंने अकेले दम पे मेहनत करनी और मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी को जाया नहीं कर सकता। तो खुद अकेले दम पे खेतों पे काम करता है और ल्यूक को हालांकि वो याद करता रहता है क्योंकि वो उसके दिल से नहीं जाता और वो पत्थर देख के बड़ा दुखी हुआ करता है। और ऐसे मेहनत करते करते एक दिन जो है माइकल की डेथ हो जाती है और इस त्रासदी के बाद ठीक 3 साल बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है और इस तरीके से कहानी बहुत ही ट्रैजिक नोट पे एंड होती है और रीडर को पूरी तरह से एक टूटा हुआ महसूस करता है अपने को स्टोरी के बाद और ल्यूक के प्रति भी रीडर का जो है रिस्पेक्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन माइकल और इज़ाबेल उनके नज़रों में अमर हो जाते हैं और इसके बाद सारे सपने बिखर जाते हैं। शीप होल्ड वैसा ही रह जाता है, कहीं नहीं बनता, वो पत्थर आज भी होता है। और एक पेड़ की ख़ास बात होती है जहाँ पर ओक ट्री होता है, जिस ओक ट्री के पास माइकल अपने बेटे के साथ गप्पे मारा करता था, वो ओक ट्री का एक नाम होता है जिसे द क्लिपिंग ट्री कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उनके जाने के बाद कोई प्राइवेट हाथ में ये पूरी प्रॉपर्टी चली जाती है, बिक जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इस तरीके से स्टोरी का एंड ट्रैजिक होता है। और ये माइकल की जो स्टोरी है ये अपने आप में बहुत एक तरीके से मानवीय रिश्तों को इम्पोर्टेंस देने वाली और नेचर के प्रति एक आदमी कैसे कनेक्टेड होता है, इन सब को डिस्क्राइब करने वाली एक शानदार कविता है जिसके माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने रीडर्स के मन में ख़ास जगह बनाई थी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए और आशा करता हूँ कि आप इसको अब पूरी तरीके से आत्मसात करके माइकल आपने ज़रूर एंजॉय की होगी, खासकर इन हरी भरी खूबसूरत वादियों के साथ। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ और आशा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मैं लाते रहूँगा आपके और शेयर करते रहूँगा आपके साथ ऐसी एक्सपेरिमेंटल और बढ़िया से बढ़िया वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।